क्लास 9 अध्याय 1 समकालीन विश्व में लोकतंत्र डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। सैनिक शासन, प्रजातंत्र, राजतंत्र, राजशाही, तानाशाही, गणतंत्र, लोकतंत्र के तीन नक्शे। विश्व की विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली। राजशाही, यह प्राचीन शासन प्रणाली है। सऊदी अरब, ब्रुनेई और यूएई में अभी भी राजतंत्र हैं। यूरोपीय देशों में औपचारिक रूप से राजतंत्र को बनाए रखा है, परंतु इसकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। इन देशों में लोकतांत्रिक सरकारी अस्तित्व में हैं, जैसे ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, डेनमार्क, स्वीडन। गणतंत्र, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, गणपत करके लाता है। यूएसए आधुनिक युग का पहला गणतंत्र है। भारत और यूएसए गणतंत्र पर क्राउन वंशवाद है। तानाशाही, इस प्रकार की शासन प्रणाली में समस्त शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। अफ्रीकी देशों में यही प्रणाली प्रचलित है। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर साम्यवाद शासन प्रणाली हिंदी सोंग में समझ सकती है। साम्यवादी के हाथों में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते, कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वे सर्वा होती हैं। जनता को मात्र स्थानीय स्तर पर ही मतदान का अधिकार दिया जाता है। वर्तमान में चीन, वियतनाम और क्यूबा में यह शासन प्रणाली व्याप्त है। प्रजातंत्र, जनता का शासन है। जिस देश में जनता को शासन के कार्यों में भाग लेने का अधिकार होता है और स्वयं शासन का संचालन करती है, उस देश में प्रजातंत्र की व्यवस्था मानी जाती है। सैनिक शासन, जनतंत्र के असफल होने पर सामाजिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सैनिक शासन का प्रयोग किया जाता है। जो असामाजिक ताकतें सैनिक शासन के दौरान बलपूर्वक दबा दिया जाता है। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। इसमें शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं। लोकतंत्र के लिए संघर्ष, लोकतंत्र का फैलाव बहुत सरलता से और एक जैसे रूप में नहीं हुआ है। विभिन्न देशों में इसने काफी सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। आज भी लोकतंत्र की स्थिरता और उसके टिकाऊपन को लेकर संदेह बना रहता है। चिले दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एक प्रमुख देश है। सल्वाडोर आयते चले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, जिन्होंने 1970 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने गरीबों और मजदूरों के फायदे वाले अन्य कार्यक्रम शुरू करवाए, जिनमें से कुछ निम्न थे। 1. शिक्षा प्रणाली में सुधार। 2. बच्चों को मुफ्त दूध बांटना और भूमिहीन किसानों के बीच जमीन का पूरा विवरण। 3. विदेशी कंपनियों द्वारा देश से तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने का विरोध, लेकिन उनकी नीतियों को मुल्क में चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोग तथा अन्य राजनीतिक पार्टियां पसंद नहीं करते थे। 11 सितंबर 1973 को फौज में उनकी सरकार का तख्तापलट कर दिया। 1973 का सैनिक तख्तापलट। 11 सितंबर 1973 की सुबह नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और रक्षा मंत्री को तब गिरफ्तार कर लिया जब वे अपने कार्यालय पहुंचे। सेना के अधिकारियों ने राष्ट्रपति आयते से पद छोड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने या देश से बाहर चले जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद फौज ने राष्ट्रपति निवास को घेर लिया और उस पर बम बरसाने और अभी इस फौजी हमले में राष्ट्रपति आयदे की मौत हो गई। इस सैनिक तख्तापलट अगुवाई जनरल ऑगस्तो पिनोशे कर रहे थे। अमेरिका की सरकार आयेंदे के शासन से खुश नहीं थी। उसने तख्तापलट करने वालों की गतिविधियों में मदद की, उनके लिए पैसे उपलब्ध कराए। इस तख्तापलट के बाद पिनोशे मुल्क के राष्ट्रपति बन बैठे और उन्होंने अगले 17 वर्षों तक राज किया। एक लोकतांत्रिक सरकार से चिले में सैन्य तानाशाही की स्थापना हुई। पिनोशे की सरकार ने आयेंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों का दमन किया, उनकी हत्या कराई। लोकतंत्र की वापसी। पिनोशे का सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। उन्हें भरोसा था कि लोग उनके शासन को जारी रखने के पक्ष में मतदान करेंगे, लेकिन चिले के लोगों ने अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को भुलाया नहीं था। उन्होंने भारी बहुमत से पिनोशे की सत्ता को ठुकरा दिया। इस प्रकार चिले में राजनीति स्वतंत्रता बहाल हुई। धीरे धीरे शासन में सेना की भूमिका खत्म होती गई।
बाद में आई सरकारों ने पिनोशे के राज में हुई गड़बड़ियों की जांच के आदेश दिए हैं। इन जांचों से पता चलता है कि पिनोशे सरकार सिर्फ क्रूर ही नहीं थी, उसने भारी भ्रष्टाचार भी किया था। जनवरी 2006 में राष्ट्रपति आयेंदे की बेटी मिशेल बैशेले चिले के राष्ट्रपति बनी। पोलैंड में लोकतंत्र 1980 में पोलैंड पर जारुजेलस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। इस देश में किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। लोग साम्यवादी शासन या दल के पदाधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। नेताओं या पार्टी या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाल। पोलैंड की सरकार को एक बड़े साम्यवादी देश सोवियत संघ का समर्थन हासिल था और वही इस पर नियंत्रण भी करता था। लोकतंत्र की वापसी 1988 में सोलिडेरिटी ने फिर से हड़ताल करवाई और लेक वालेशा ने इसकी अगुवाई की। इस समय पोलैंड की सरकार पहले से कमजोर थी। सोवियत संघ से मदद की भी पहले जैसा भरोसा न था और अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आ रही थी। अप्रैल 1889 में लेक वालेशा के साथ समझौता वार्ता का एक और दौर चला था। स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग मान ली गई। सोलिडेरिटी ने सीनेट के सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा और उसे 99 सीटों पर सफलता मिली। अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए, जिसमें एक से ज्यादा दल हिस्सा ले सकते थे। लेक वालेशा को पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। लोकतंत्र की दो विशेषताएं। लोकतंत्र सरकार व रूप है जिसमें लोग अपनी मर्जी से सरकार चुनते हैं। लोकतंत्र की दो विशेषताएं। एक, सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करना चाहिए। दो, लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी, संगठन बनाने और विरोध करने की आज़ादी जरूर है। लोकतंत्र के तीन नक्शे। 1900 तक विश्व में कुछ ही लोकतांत्रिक शासन वाले थे, जैसे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड आदि। 1950 तक दुनिया के अधिकांश उपनिवेशों को राजनैतिक आज़ादी मिल गई थी, जैसे भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार आदि। 1975 तक अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो चुकी थी, जबकि अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकार का तानाशाहों द्वारा उखाड़ फेंका गया। सन 2000 आते आते अधिक देश लोकतंत्र का अनुसरण करने लगे। सोवियत संघ के विघटन तथा अन्य लोकतांत्रिक देशों का समर्थन में लोकतंत्र के लिए मार्ग प्रशस्त किया। लोकतंत्र विस्तार के विभिन्न चरण। 1779 की फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में टिकाऊ और पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में जगह जगह पर लोकतंत्र के लिए संघर्षों की प्रेरणा दी। 18वीं और 19वीं सदी में राजनीतिक घटनाक्रमों ने राजशाही और सामंत वर्ग की शक्ति में कमी कर दी थी। 1776 में उत्तर अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों ने खुद को आज़ाद घोषित करा दिया तथा एक साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात आधुनिक अमेरिका का गठन किया। 1787 में उन्होंने एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूर किया, लेकिन इस व्यवस्था में भी मतदान का अधिकार पुरुषों को सीमित था। लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले सभी वयस्कों, औरत या मर्द, अमीर या गरीब, श्वेत या अश्वेत को मतदान देने का अधिकार देने की मांग कर रहे थे। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या सार्वभौम अधिकार कहा जाता है। यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के देशों में सबसे पहले आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र विस्तार के विभिन्न चरण। 1779 की फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में टिकाऊ और पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में जगह जगह पर लोकतंत्र के लिए संघर्षों की प्रेरणा दी। 18वीं और 19वीं सदी में राजनीतिक घटनाक्रमों ने राजशाही और सामंत वर्ग की शक्ति में कमी कर दी थी। 1776 में उत्तर अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों ने खुद को आज़ाद घोषित करा दिया तथा एक साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात आधुनिक अमेरिका का गठन किया। 1787 में उन्होंने एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूर किया, लेकिन इस व्यवस्था में भी मतदान का अधिकार पुरुषों को सीमित था।
लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले सभी वयस्कों, औरत या मर्द, अमीर या गरीब, श्वेत या अश्वेत को मतदान देने का अधिकार देने की मांग कर रहे थे। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या सार्वभौम अधिकार कहा जाता है। यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के देशों में सबसे पहले आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना हुई। उपनिवेशवाद का अंत 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के तत्काल बाद अनेक देशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपना ली, जबकि अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक समय तक कायम नहीं रह सकी। पश्चिमी अफ्रीका का घाना देश ब्रिटिश उपनिवेश था तथा इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। 1957 में यह देश आज़ाद हुआ। यह अफ्रीका का सबसे पहले आज़ादी पाने वाले देश में से एक था और इससे अनेक अफ्रीकी देश को आज़ादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। आज़ादी के बाद एनाक्रूमा, जिन्होंने घाना की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई थी, घाना के पहले प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपने को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया था, लेकिन थोड़े समय बाद ही 1966 में सेना ने उनका तख्तापलट कर दिया। घाना की तरह अधिकांश अफ्रीकी देशों का रिकॉर्ड कमोबेश इसी तरह रहा। हाल का दौर लोकतंत्र की दिशा में ज्यादा तेजी से कदम उठाने का सिलसिला 1980 के बाद शुरू हुआ। सोवियत संघ के बिखराव के साथ यह प्रक्रिया और तेजी हुई। सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे जो स्वतंत्र देशों के रूप में सामने आए और जिनमें से अधिकांश ने लोकतांत्रिक व्यवस्था ही अपनाई। लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली हुई। 1990 के दशक में पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक शासन के जगह लोकतंत्र का आगमन हुआ, लेकिन यह बदलाव स्थायी नहीं थे और 1999 में जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में फिर से सैनिक शासन कायम कर लिया। नेपाल में राजा ने अपने अनेक अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार को सौंपे और खुद संवैधानिक प्रमुख बने रहे। 2005 में नेपाल के नए राजा ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया और पिछले दशक में लोगों को दी गई राजनीति आज़ादी को समाप्त कर दिया। 1947 में भारत, 1948 में श्रीलंका में और पड़ोसी देश म्यांमार औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ और इसने लोकतंत्र को अपनाया। लेकिन 1962 में सैनिक तख्तापलट से लोकतंत्र का अंत हो गया। 1990 में आंग सान सूची की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव जीते, परंतु म्यांमार के फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया और चुनाव परिणामों का मान्यता नहीं दी, बल्कि उन्होंने सूची समेत चुने हुए लोकतंत्र समर्थक नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया या उनके घर में नजरबंद कर दिया। नजरबंदी की सजा झेलने के बावजूद सूची ने लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखा। उनके संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। सन 2005 तक करीब 140 देशों में बहुदलीय प्रणाली के तहत चुनाव कराए जाते हैं थे। यह संख्या पहले कभी इतनी अधिक नहीं रही। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, दुनिया की ऐसी कोई सरकार नहीं जिसके द्वारा बनाए गए कानून दुनिया भर के लोगों पर लागू होते हों। पर दुनिया में ऐसी कई संस्थाएं जो और आंशिक रूप से ऐसी सरकार के कुछ काम करती है। यह संगठन विभिन्न देशों और लोगों पर उस तरह नियंत्रण नहीं रख सकती है जैसा कोई सरकार रखती है, लेकिन यह नियम बनाते हैं जो सरकारों के कामकाज की सीमा तय करते हैं, उनके लिए दिशा निर्देश देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, यह दुनिया भर के देशों का एक वैश्विक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक निकाय और सामाजिक समता के मामले में परस्पर सहयोग स्थापित करने में मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव उसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एक संस्था है जिसकी विभिन्न देशों के बीच सुरक्षा शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी है।
यह एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दस्ता बनकर गलती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। आईएमएफ, राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है तब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक सरकारों को ऋण देते हैं। उधार देने से पहले यह संस्थाएं संबद्ध सरकार से अपना हिसाब किताब दिखाने को कहती है और उनकी आर्थिक नीतियों के बदलाव का निर्देश देती है। क्या ये निर्णय लोकतांत्रिक है? विश्व स्तर पर अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो विश्व सरकार का काम करती है, लेकिन ये लोकतांत्रिक निर्णय नहीं लेती। सभी समान सदस्य देशों को स्वतंत्रता और बराबरी की भागीदारी नहीं मिलती। संयुक्त राष्ट्र का मामला, संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक वोट मिला हुआ है। महासभा का स्वरूप काफी कुछ संसद की तरह है, जिसमें सभी तरह की चर्चाएं होती है। इसकी बैठक सदस्य देशों के प्रतिनिधि द्वारा चुने गए अध्यक्ष की अगुवाई में हर साल चलती है। लेकिन विभिन्न देशों के बीच टकराव की स्थिति में महासभा कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के 20 सदस्य महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। बाकी 15 सदस्यों का चुनाव आम सभा 2 वर्ष के लिए ही करती है, परंतु असली ताकत 5 स्थायी सदस्यों के हाथ में ही होता है। इन स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार मिला है। अगर कोई स्थायी सदस्य देश इस अधिकार का प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद उसकी मर्जी के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा संगठन का मामला। अंतर्राष्ट्रीय संगठन दुनिया के किसी भी देश को उधार और ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसके सभी 188 सदस्य देशों को समान मत अधिकार प्राप्त नहीं है। हर देश इस कोष में जितने धन का योगदान करता है उसी के अनुपात में उसे वोट का वजन भी तय होता है। मुद्रा कोष में 52% से अधिक वोटों पर सिर्फ 10 देशों अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, इटली, सऊदी अरब, कनाडा, रूस का अधिकार है। बाकी 178 देश इस संगठन के फैसले को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं हैं। विश्व बैंक का मामला। विश्व बैंक में भी वोटिंग की ऐसी ही प्रणाली है। विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा कोई अमेरिकी नागरिक ही रहा है, जिसका मनोनयन अमेरिका वित्त मंत्री करते हैं। भारी समर्थन का सवाल। इराक पश्चिमी एशिया का एक देश है जो 1932 में ब्रिटिश गुलामी से आज़ाद हुआ। बाथ पार्टी के नेता सद्दाम हुसैन ने 1968 में तख्तापलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसी से यह पार्टी सत्ता में आई थी। इस सरकार ने पारंपरिक इस्लामी कानून को हटाया और औरतों को अनेक ऐसे अधिकार जो अन्य पश्चिमी देशों में कहीं नहीं दिए गए थे। 1979 में राष्ट्रपति बनने के बाद से सद्दाम हुसैन ने अपनी तानाशाही चलाई और शासन का विरोध करने वालों का सख्ती से दमन किया। अमेरिका और ब्रिटेन आदि उसके सहयोगी देशों ने आरोप लगाया कि इराक के पास गुप्त परमाणु हथियार है और जनसंहार के हथियार हैं और इनसे दुनिया को बहुत खतरा है। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र ने यह जांचने के लिए अपनी विशेषज्ञ टीम इराक भेजी तो उस टीम को ऐसे कोई हथियार नहीं मिले। फिर भी अमेरिका और उसके साथी देशों ने हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया और सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया। अमेरिका ने अपनी पसंद की अंतरिम सरकार बना ली और तर्क दिया जाता है कि देश में तानाशाही समाप्त करने के लिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए यह महत्वपूर्ण था। इराक के खिलाफ युद्ध को सुरक्षा परिषद ने भी मंजूरी नहीं दी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान ने भी कहा कि इराक के खिलाफ अमेरिकी युद्ध गैरकानूनी है। अध्याय 2 लोकतंत्र क्या?
लोकतंत्र क्यों? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र क्यों जरूरी है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? लोकतंत्र क्यों जरूरी है? कुछ देशों में राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और इंटरनेट लोकतंत्र को यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि मतदाताओं को अच्छी तरह से सूचित किया जाता है, जिससे वे अपने हितों के अनुसार मतदान कर सके। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत सरकार के संसदीय स्वरूप के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो एकात्मक विशेषताओं के साथ संरचना में संघीय है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होती है, जो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र की आधारशिलाओं में सभा, संघ और भाषण, समावेश और समानता, नागरिकता, शासितों की सहमति, मतदान अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के अनुचित सरकारी वंचन से स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों की स्वतंत्रता शामिल है। लोकतंत्र के प्रकार: एक, विशुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा दो, प्रतिनिधि सत्तात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं: इसमें शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं। नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा: लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान महत्व होना चाहिए। लोकतंत्र निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोग के लिए जीत हार समान अवसर हो चाहिए। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए। लोकतंत्र ही क्यों? लोकतंत्र के खिलाफ तर्क: लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनैतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता। इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क: लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र में मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र में धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं करता। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ: हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र, जिसमें सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसला लेना। लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग सरकार, राष्ट्र, राज्य, परिवार, समाज, अन्य संगठन पर लागू होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। लोकतंत्र के स्तंभ: लोकतंत्र के चार स्तंभों: एक, विधायिका; दो, कार्यपालिका; तीन, न्यायपालिका; चार, मीडिया। लोकतंत्र के चार स्तंभ: एक, पहला स्तंभ विधायिका।
लोकतंत्र का पहला स्तंभ विधायिका है, जो कि कानून बनाने का काम करती है। लोगों द्वारा चुने गए महत्वपूर्ण व्यक्ति विधायिका के रूप में कानूनों का निर्माण करते हैं तथा पूरी जिम्मेवारी लेते हैं कि जो कानून वे बना रहे हैं वह हर तरह से जनता के हित में हो तथा किसी भी समुदाय का शोषण करने वाला न हो। यह कानून शासक व प्रजा दोनों के लिए मान्य होता है। दो दूसरा स्तंभ कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लोगों तक पहुंचाना व कानून को बरकरार रखना कार्यपालिका का काम होता है। तीसरा स्तंभ न्यायपालिका बनाए गए कानूनों की व्याख्या करना व कानून का उल्लंघन होने पर सजा का प्रावधान करना न्यायपालिका का कार्य होता है। इससे कोई भी व्यक्ति शक्ति के आधार पर कानून का उल्लंघन करने में असमर्थ हो जाता है। चौथा स्तंभ पत्रकारिता पत्रकारिता जिसे मीडिया भी कहा जाता है, को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में दर्जा मिला है। मीडिया, जो कि लिखित, मौखिक या दृश्य किसी भी रूप में हो सकती है, जनता को जानकारी देती है कि किस जगह कानूनों का उल्लंघन हो रहा है तथा तीनों स्तंभ अपनी जिम्मेवारी तथा निष्ठा से कार्य कर रहे हैं या नहीं। सरकार के अंग एक विधायिका, संसद, संघीय केंद्रीय सरकार के 3 अंग हैं। 2 कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद और 3 न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय। अध्याय 3 संविधान निर्माण। संविधान किसे कहते हैं? संविधान सभा। भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान का आवश्यकता। भारतीय संविधान का संशोधन। संविधान किसे कहते हैं? संविधान एक लिखित पुस्तक जिसमें किसी देश के शासन या प्रशासन को चलाने के नियम कानून लिखे होते हैं। संविधान राष्ट्र व शासन प्रणाली का आईना है, जैसे प्रस्तावना संविधान का दर्पण है। संविधान सरकार, समूह, न्यायालय व अन्य संगठनों के बीच सामंजस्य, विश्वास व तालमेल बिठता है। सैद्धांतिक रूप से निर्णय का माध्यम, शक्तियों पर प्रतिबंध, आकांक्षाओं तथा लक्ष्यों को पूरा करना इसका उद्देश्य है। भारत का संविधान। भारत में सर्वप्रथम संविधान का विचार मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला दल स्वराज दल था। भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति मोतीलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान पर सर्वप्रथम भाषण महात्मा गांधी ने दिया। भारतीय संविधान को जनता तक लाने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को जाता है। भारतीय संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान 395 अनुच्छेद व 22 भाग भारत का संविधान है। भारत का संविधान कठोर व लचीला दोनों प्रकार का है। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में होता है, उसे लिखित संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माता भारत से चुने गए जनप्रतिनिधियों ने संविधान लिखने का काम किया। संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 1946 हुई। 1947 में संविधान लिखना का काम शुरू हुआ। 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ। उद्देश्य: भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया को समझाना, भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों को जानना, भारतीय संविधान सभा के गठन प्रक्रिया को जानना, भारतीय संविधान निर्माण में वाद विवाद को समझना, संविधान की प्रकृति को जानना,
भारतीय संविधान की विशेषताएं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि आंतरिक या बाह्य दृष्टि से भारत पर किसी विरोधी सत्ता का अधिकार नहीं है। प्रभुत्व संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो बाह्य नियंत्रण से सर्वथा मुक्त हो और अपनी आंतरिक एवं विदेशी नीतियों को स्वयं निर्धारित करता है। लोकतंत्रात्मक राज्य का अर्थ है कि भारत में राजसत्ता जनता में निहित है और जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का स्वतंत्र अधिकार है। भारत गणराज्य है क्योंकि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। धर्मनिरपेक्ष राज्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य ऐसे राष्ट्र से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 से 28 में इसका प्रावधान है। समाजवादी राज्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। संपूर्ण सार्वजनिक संपत्ति सरकार के हाथों में होगी और सरकार इसका प्रयोग सभी में समानता के साथ करेगी। समाजवाद शब्द से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के मुख्य साधन या तो राज्य के हाथ में होते हैं या उसके नियंत्रण में होते हैं। किंतु भारतीय समाजवाद एक अनोखा समाजवाद है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल देता है। संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना है जिसमें संविधान के मौलिक उद्देश्यों व लक्ष्यों को दर्शाया गया है। इसे संविधान की आत्मा या संविधान की राजनैतिक कुंडली भी कहा जाता है। इसके प्रारंभ के हम भारत के लोग से अभिप्राय है कि अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित है। जहां संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट है वहां प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा को तथा प्रस्तावना को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। प्रस्तावना का प्रस्ताव सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1919 में लाया गया और इसको स्वीकृत भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। मूल संविधान की प्रस्तावना 85 शब्दों से निर्मित थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। प्रस्तावना को न्यायपालिका ने संविधान की कुंजी कहा है। प्रस्तावना का पहला वाक्यांश हम भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना पर आधारित है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह बहुत समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना 22 भागों में बंटे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग है। विश्व के किसी संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन 1992 तथा 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन 1993 द्वारा संविधान में जोड़ी गई हैं। इसकी विशालता का सबसे प्रमुख कारण केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन तथा उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन है।
कठोर एवं लचीलापन का संविधान में समन्वय। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिलाजुला रूप है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली। संघात्मक संविधान के अंतर्गत दो प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की जा सकती है। एक, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। दो, संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 3(3) अपने नागरिकों के लिए कुछ 6 मूल अधिकारों की घोषणा करता है। यह अमेरिकी संविधान से लिया। 1, समानता का अधिकार। 2, स्वतंत्रता का अधिकार। 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार। 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक कर्तव्य उल्लेख संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इसे रूस के संविधान से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का भाग 4 अनु 36 से 51 राज्यों के नीति निर्धारण में मार्गदर्शक कुछ पवित्र कर्तव्यों का उल्लेख करता है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन कर्तव्यों का पालन कर राज्य एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार रूप प्रदान कर सकते हैं। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी सारे देश के लिए न्याय प्रशासन की एक ही व्यवस्था करता है, जिसके शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे जिला अदालतें व अन्य निचली अदालतें। संघात्मक संविधान में संघ और राज्यों के मध्य विवाद के समाधान और संविधान के निर्वचन का दायित्व न्यायपालिका पर होता है। इसलिए न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा गया है। एकल नागरिकता। भारत में प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया है। त्रिस्तरीय सरकार। मूल रूप से अन्य संघीय प्रावधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था, केंद्र व राज्य, का प्रावधान था। बाद में वर्ष 1992 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन में 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें शक्तियों का केंद्र व राज्यों में विभाजन रहता है और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। 1, संयुक्त राज्य अमेरिका। 2, ब्रिटेन। 3, जर्मनी। 4, दक्षिण अफ्रीका। 5, आयरलैंड। 6, ऑस्ट्रेलिया। 7, कनाडा। 8, सोवियत संघ। संविधान में अनुच्छेद 448 तथा 105 संशोधन एवं 12 अनुसूचियां, जिसे 25 भागों में बांटा गया है, किया है। निर्माण के समय 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी और 22 भागों में विभाजित था। अध्याय 4, चुनावी राजनीति। चुनाव क्यों? चुनाव प्रणाली। निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता सूची, उम्मीदवार का नामांकन, मतदान और मतगणना।
चुनाव आयोग भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? चुनाव क्यों लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? चुनाव या निर्वाचन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं। चुनावों की जरूरत क्यों है? इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं और जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है? पहला, हर किसी को चुनाव कराने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी को मत कर सामान मोल ही। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता, नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनैतिक दलों और नेताओं को मिलता है। लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव प्रणाली, आम चुनाव भारत में चुनाव अथवा निर्वाचन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक नियमित अंतराल पर होने वाले चुनावों को आम चुनाव कहते हैं। लोकसभा और विधानसभा हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। उपचुनाव कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है। मृत्यु हो जाना, इस्तीफा दे देना किसी कारणवश सदस्य का अयोग्य घोषित हो जाना आदि। चुनाव क्षेत्र, लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को सांसद एमपी सदस्य कहते हैं। प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक मला कहते हैं। पंचायतों और नगरपालिका के चुनावों को कई वार्डों में बांटा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र, चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था का प्रबंधन किया। आरक्षित क्षेत्रों में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए 84 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति संठ के लिए 47 सीटें हैं। स्थानीय चुनाव में पंचायत और नगरपालिका में पिछड़े वर्गों ओबीसी को आरक्षण मिला है। महिलाओं को भी आरक्षण मिला है। उपविभाजन प्रकार, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या। आंध्र प्रदेश राज्य 25, अरुणाचल प्रदेश राज्य 2, असम राज्य 14, बिहार राज्य 40, छत्तीसगढ़ राज्य 11, गोवा राज्य 1, गुजरात राज्य 26, हरियाणा राज्य 10, हिमाचल प्रदेश राज्य 4, झारखंड राज्य 14, कर्नाटक राज्य 28, केरल राज्य 20, मध्य प्रदेश राज्य 29, महाराष्ट्र राज्य 48, मणिपुर राज्य 2, मेघालय राज्य, नागालैंड राज्य 1, उड़ीसा राज्य 21, पंजाब राज्य 13,
राजस्थान राज्य 25, सिक्किम राज्य 1, तमिलनाडु राज्य 39, त्रिपुरा राज्य 2, उत्तराखंड राज्य 5, उत्तर प्रदेश राज्य 80, पश्चिम बंगाल राज्य 42, तेलंगाना राज्य 17, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश 1, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 1, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश 6, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश 1, दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश 1, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश 1, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश 7, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह केंद्र शासित प्रदेश 1। मतदाता सूची हमारे देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति धर्म लिंग चाहे जो हो उसे मत देने का अधिकार है। उम्मीदवार का नामांकन उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले। उम्मीदवार के शैक्षिक योग्यता, चुनाव अभियान उम्मीदवार ये सब काम नहीं कर सकती। मतदाता को प्रलोभन देना, घुस देना या धमकी देना उनसे जाती है। धर्म के नाम पर वोट मांगना, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना। आचार संहिता, चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते। मतदान और मतगणना चुनाव का आखिरी चरण है। मतदाता उम्मीदवार को वोट देता है। मतदान के बाद मतों की गिनती की जाती हैं। जो सबसे आगे वही जीते। भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है। चुनाव आयोग, भारत में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है, चुनाव आयोग कहलाता है। चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए आयोग की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। भारत में चुनाव आयोग के अधिकार निम्न हैं। 1. चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। 2. यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। 3. चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। 4. चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा 13 अप्रैल 2021 से, नामांकनकर्ता भारत सरकार, नियुक्तिकर्ता भारत के राष्ट्रपति, अवधि काल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य था कि देश भर के सभी मतदान केंद्र वाले क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष उन सभी पात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी जिनकी उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष हो चुकी होगी। अध्याय 5 संस्थाओं का कामकाज, विधायिका संसद लोकसभा राज्यसभा। कार्यपालिका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तथा नौकरशाही न्यायपालिका सर्वोच्च उच्च जिला फौजदारी और दीवानी संस्थाओं के कामकाज। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं।
मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। संसद संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन राज्यसभा, राज्यों की परिषद एवं लोकसभा, लोगों का सदन होते हैं। संसद की आवश्यकता एक, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्व होता है कि इन सभाओं को विधायिका का कहते हैं। 2, दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने और फैसले कर सकते हैं। 3, सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। 4, सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोत्तम संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। 5, संसद कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है या मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती है। लोकसभा एवं राज्यसभा में अंतर। लोकसभा राज्यसभा एक लोकसभा सदस्य आम जनता द्वारा वयस्क मतदान की प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं। एक राज्यसभा सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 2, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 2, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। 3, लोकसभा अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। 3, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। 4, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यह सदन देश में शासन चलाने हेतु धन आवंटित करता है। 4, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। 5, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 5, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। 6, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 6, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। 7, लोकसभा निचला सदन या आम जनता का सदन कहा जाता है। 7, राज्यसभा ऊपरी सदन या राज्यों की परिषद कहा जाता है। 8, लोकसभा भारत के राष्ट्रपति इस सदन में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। 8, राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति इस सदन में कला, शिक्षा, समाज सेवा एवं खेल जैसे क्षेत्रों से संबंधित 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। 9, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। 9, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष। कार्यपालिका कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, नौकरशाही आदि। राजनैतिक कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका का द्वारा बनाए गए नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। स्थायी कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। जो लोग सरकार की कल्याणकारी नीतियां जनता तक पहुंचने के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं।
या वे सरकारी लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की तीन श्रेणियां कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री होती है। एक, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है। दो, मंत्रिपरिषद सरकारी कार्यों हेतु एक साथ बैठक नहीं करती है। इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है। दो, मंत्रिमंडल एक निकाय की तरह है। यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकारी संबंध में निर्णय करती है। इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं। तीन, मंत्रिपरिषद को सैद्धांतिक रूप से सभी शक्तियां प्राप्त है। तीन, मंत्रिमंडल को वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है और सरकारी उसके लिए कार्य करती है। चार, मंत्रिपरिषद में कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है। चार, मंत्रिमंडल में राजनैतिक निर्णय लेकर मंत्रिपरिषद को निर्देश देती है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। पाँच, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है। पाँच, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करती है। छः, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 6, मंत्रिमंडल संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। 7, मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। 7, मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। 8, मंत्रिपरिषद इसका विस्तृत विवरण संविधान के अनुच्छेद 74 तथा 75 में किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। 8, मंत्रिमंडल में संविधान के अनुच्छेद 352 में 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। इसके कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। संघ की कार्यपालिका एवं राज्य की कार्यपालिका में अंतर। संघ की कार्यपालिका 1, राष्ट्रपति 2, उपराष्ट्रपति 3, प्रधानमंत्री 4, मंत्रिपरिषद 5, महान्यायवादी। राज्य की कार्यपालिका 1, राज्यपाल 2, उपराज्यपाल 3, मुख्यमंत्री 4, मंत्रिपरिषद 5, महान्यायवादी। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित हैं। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक हैं। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूत आदि को नियुक्ति करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है।
लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री एक राजनैतिक पद होता है जिसके पदाधिकारी पर सरकार की कार्यकारिणी का संचालन करने का भार होता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री अपने देश की संसद का सदस्य भी होता है। मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सुझाता है। वह मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करता है और अपनी मर्जी के हिसाब से निर्णय बदल भी सकता है। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है। न्यायपालिका भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है जिसका प्रधान न्यायाधीश होता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने नए मामलों तथा उच्च न्यायालयों के विवादों दोनों को देखने का अधिकार है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। जिला या अधीनस्थ न्यायालय न्यायपालिका के प्रकार 1, सर्वोच्च न्यायालय 2, उच्च न्यायालय 3, अधीनस्थ न्यायालय या निचली अदालतें या लोक अदालत। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले। फौजदारी कानून मामले आपराधिक कानून के अंतर्गत उठाए गए कानूनी मामले होते हैं। दंडनीय अपराध, चोट, जख्म, हत्या जैसे मामले एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी से किया गया अपराध हैं, परंतु इन्हें सार्वजनिक अपराध माना जाता है। सार्वजनिक अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लंघन सार्वजनिक गलती होती है जो पूरे समुदाय को प्रभावित करती है। दीवानी कानून मामला वो है जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार विवादित हो, चाहे ऐसा विवादित अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधी प्रश्नों पर अवलंबित क्यों न हो। ऐसा वाद दीवानी वाद या मुकदमा कहलाता है। धारा, जो अंग्रेजी में सेक्शन कहलाती है। धारा अधिनियम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्याय 6 लोकतांत्रिक अधिकार। अधिकार क्या है? भारतीय संविधान में अधिकार: मानव अधिकार, सूचना का अधिकार, निजता का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, साफ जल, आवास, भोजन का अधिकार। अधिकार क्या है? अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। दावा तार्किक होना चाहिए, दूसरों के अधिकारों का आदर करे, पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए, अदालतों द्वारा मान्यता मिली हो। भारतीय संविधान में अधिकार: संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का विवरण है। मौलिक अधिकार: भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। रिट क्षेत्राधिकार: यह न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक कानूनी आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 रिट जारी कर सकते हैं। ये हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। मौलिक अधिकार: 1, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता,
इसका अर्थ यह है कि राज्य सही व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। 2 स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 19 भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसी के तहत देश के नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। सरकार राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक कानून व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों से संबंध तथा अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि के आधार पर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 19(b) के तहत शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के नागरिकों को सम्मेलन करने और जुलूस निकालने का अधिकार होगा। राज्यों की सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19(c) भारतीय नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन सैनिकों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी गई है। अनुच्छेद 19(d) देश के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(e) देश के किसी क्षेत्र में स्थायी निवास की स्वतंत्रता, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अनुच्छेद 19(g) कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। 1 किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है। 2 किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। 3 किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। 4 किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने या सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 कर के अनुसार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव व्यापार व बेगार तथा बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा या श्रम योजना लागू कर सकती है। राज्य इस सेवा में धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए 1975 में बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम का निषेध किया गया है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखानों, खदानों या खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
अनुच्छेद 25 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था व समाज कल्याण एवं सुधार आदि के अंतर्गत इस पर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था बनाने, उसका पोषण करने और धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के पोषण हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य निधि से वित्त पोषित या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 4. सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषाई लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार होगा। राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म व मूलवंश व जाति और भाषा आदि के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और प्रशासन का अधिकार होगा और राज्य इस आधार पर शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए कोई विभेद नहीं करेगा। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अनुसार यह अधिकार मौलिक अधिकारों के लिए प्रभावी कार्यवाहियां न्यायालय के द्वारा करवाता है। इस अधिकार के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 32 को डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 रिटें जारी करने का अधिकार है। संरक्षण हेतु 5 रिटें जारी करने का अधिकार है। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत गैर कानूनी या अवैधानिक रूप से बंद किए गए किसी भी व्यक्ति को सामने लाने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा सकता है। यह आदेश किसी भी शासकीय कर्मचारी या किसी भी व्यक्ति के लिए जारी किया जा सकता है। 2. परमादेश। यह आदेश सार्वजनिक पद पर काम करने वाले अधिकारियों व सरकार तथा अधीनस्थ न्यायालयों एवं न्यायिक अभिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है यदि वे अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं कर रहे हो किंतु यह किसी संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। 3. प्रतिषेध। यह निम्न न्यायालयों को जारी की जाने वाली निषेधाज्ञा है जिसमें यह आदेश दिया जाता है कि वे किसी मामले विशेष में कोई कार्यवाही न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 4. उत्प्रेषण। इसके द्वारा निम्न न्यायालय के किसी भी केस को या जानकारी को उच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है। यह रिट उस समय जारी की जा सकती है जब निम्न न्यायालय किसी मामले की सुनवाई कर चुका हो। 5. अधिकार प्रच्छा। इस रिट द्वारा न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो किसी सार्वजनिक पद पर अवैधानिक रूप से कार्य कर रहा होता है तो उससे पूछा जाता है कि आप इस पद पर किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं। अन्य अधिकार। मानवाधिकार। व्हाट आर ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार की स्थापना 2 अक्टूबर 1993 में हुई जिसके उद्देश्य नौकरशाही पर रोक लगाना, मानव अधिकारों के हनन को रोकना तथा लोक सेवक द्वारा उनका शोषण करने में अंकुश लगाना। मानवाधिकार की सुरक्षा के बिना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी खोखली है। मानवाधिकार की लड़ाई हम सभी की लड़ाई है। निजता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक हिस्से के रूप में और संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में संरक्षित है। अनुच्छेद 48 ए।
पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन तथा वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 51 ए नागरिकों से वनों, झीलों, नदियों एवं वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करने तथा जीवित प्राणियों के लिए करुणा रखने की अपेक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में दिए गए जीवन के अधिकार के तहत साफ पर्यावरण और प्रदूषण रहित जल यानी शुद्ध जल का अधिकार शामिल है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 47 और 48 में पब्लिक हेल्थ ठीक करना और पर्यावरण संरक्षित करना राज्यों का दायित्व है। आवास के लिए सही है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार पर्याप्त करने के लिए आवास और आश्रय। यह कुछ राष्ट्रीय संविधानों और मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा में मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी व्याख्या में कहा कि भोजन का अधिकार भारतीयों का मौलिक अधिकार है। साथ ही 2003 में इसे और स्पष्ट करते हुए कहा कि भूख से मुक्त होने का अधिकार मौलिक अधिकार है। इसमें कहा गया कि भोजन का अधिकार मौलिक अधिकार है, धारा 21 के अंतर्गत, मगर केंद्र और राज्य सरकार इसका उल्लंघन कर रहे हैं। सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को, अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। प्रयोग एवं फायदे। कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये अधिकार एक आम नागरिक के पास है जो सरकार के काम या प्रशासन में और भी पारदर्शिता लाने का काम करता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम है। इस अधिकार का उपयोग हम किसी भी सरकारी विभाग की राय जानने के लिए नहीं कर सकते। इसका उपयोग हम तथ्यों की जानकारी पाने के लिए कर सकते हैं। जैसे डिस्पेंसरी में कितनी दवाइयां आती हैं, पार्क और साफ सफाई में कितना खर्च हुआ, किसी सरकारी दफ्तर में कितनी नियुक्तियां हुई। इसके अलावा सड़क बनाने के लिए कितने पैसे आए और कहां पर खर्च हुए। सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बिजली कंपनियां, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, राष्ट्रपति, पुलिस, बिजली कंपनियां आरटीआई एक्ट के अंदर आते हैं। लोगों ने आरटीआई के इस्तेमाल से कई ऐसी जानकारी हासिल की है जिससे उनकी रोजमर्रा की समस्याएं सुलझ गई है। सरकार की सुरक्षा से संबंधित जानकारी या गोपनीय जानकारी इस अधिकार के अंतर्गत नहीं आती। कैसे प्राप्त करें जानकारी। हर सरकारी विभाग में जन सूचना अधिकारी होता है। आप अपने आवेदन पत्र उसके पास जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र का फॉर्मेट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एक सफेद कागज पर अपना आवेदन एप्लीकेशन लिख सकते हैं, जिसमें जन सूचना अधिकारी आपकी मदद करेगा। आरटीआई की एप्लीकेशन आप किसी भी भारतीय भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश या किसी भी स्थानीय भाषा में दे सकते हैं। अपने आवेदन पत्र की फोटो कॉपी करवाकर जन सूचना अधिकारी से रिसीविंग जरूर ले। इस साइट पर जाकर केंद्र सरकार के किसी भी विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन पत्र डालने के 30 दिन के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये की फीस है। ये फीस गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए माफ है।